नमस्कार साथियों, वेलकम माय चैनल। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप आरपीएफ रूल 70-72 के अंतर्गत होने वाले आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो क्विज़ के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। ये क्विज़ सेट नंबर 25 है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन, इसको रिपीट कर देते हैं इंग्लिश में, डेथ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर विदाउट obtaining ए सर्टिफिकेट ऑफ मेंटल क्वालिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता। दोस्तों प्रश्न को आप समझिएगा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किने, मान लीजिए कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन कोई भी लिखाता है तो क्या उसकी मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन, ऐसा कथन जो मृत्युकालिक कथन है, तो इस मामले में मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता, साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। ऑप्शन 3 है, मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, और लास्ट ऑप्शन है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है यदि मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप मृत्युकालिक कथन को एक पुलिस ऑफिसर द्वारा अभिलिखित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, कैन बी कंसिडर्ड डेड स्टेटमेंट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 संविधान से है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन? अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद लास्ट है 34। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए, यानी कि आर्टिकल 21 ए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज राइट। इसे देखते हैं आखिरकार संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 ए क्या कहता है, इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। अनुच्छेद 21 ए कहता है राज्य, क्या उल्लेखित है अनुच्छेद 21 ए में? राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। सॉरी, यहाँ करगा हो गया है, लेकिन उपबंध करेगा। डिस्क्रिप्शन द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इसका सही उत्तर हो गया था 21 है, यानी कि 20 ए को सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, मोहन नाम का व्यक्ति अस्वेच्छा मत्तता, यानी कि वो मत्तता के प्रभाव में है। तो मत्तता के प्रभाव में श्याम नामक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ मोहन दोषी है। किस अपराध से? ए पर्सन नेम्ड मोहन ट्राइज टू किल ए पर्सन नेम्ड श्याम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनसियरिटी। हियर मोहन इज गिल्टी ऑफ विच क्राइम? ऑप्शन 1 हत्या के प्रयास से, अटेम्प्ट मर्डर, और दूसरा ऑप्शन है हत्या के ऑफ मर्डर, और तीसरा ऑप्शन है आपराधिक मानववध के, क्रिमिनल ह्यूमन स्लॉटर, और लास्ट ऑप्शन है किसी भी अपराध से नहीं, नॉट बी एनी क्राइम। दोस्तों एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो कि नशे में है, मत्तते की हालत में है, नशा कर लिया है, वो नशे में है। तो यहाँ पे वो श्याम नामक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे क्या मोहन दोषी होगा? किस अपराध से? जिसे मतलब मत्तता की हालत में है, जिसे उसे कोई भी कार्य कर रहा है उसे मालूम नहीं है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, तो इस कार्य करने से हम
अस्वेच्छित है, जिसको उसकी स्वेच्छा नहीं है, उसे स्वेच्छा नहीं है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसके किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, वो उस हालत में नहीं है, वो ऐसे मत्तता की हालत में है, तो क्या वह अपराध का दोषी होगा? हत्या के प्रयास से या हत्या के अपराधी मानववाद के या किसी भी अपराध से नहीं। दोस्तों अस्वेच्छता, यहाँ समझिएगा इस वर्ड्स को, मोहन नाम के अस्वेच्छा मत्तता, मतलब वो अपने स्वेच्छा से नशे की हालत में नहीं है, उसे किसी ने नशा दे दिया है, वैसी हालत में हो गया है, तो वहाँ पर मोहन नाम का व्यक्ति किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाए किसी भी अपराध से नहीं। दोस्तों इसको देखते हैं एक बार स्लाइड के माध्यम से। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अनुसार उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता। यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे वह मत्तता हुई थी उसके उसे ज्ञान के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध न दिगोए। इससे साबित होता है कि यदि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्वेच्छा मत्तता, वहाँ पे आपने पढ़ा, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने उसे नशा दे दिया और वह नशे की हालत में, मत्तता की हालत में किसी को जान से मारने का दोषी हो, जान से मारने की कोशिश करता हो या जान से मार देता हो, तो वह उस अपराध का दोषी वह व्यक्ति नहीं होगा जो मत्तते की हालत में है, अस्वेच्छ है। तो अंग्रेजी में हमारे दोस्त रेडी कर लेंगे इसको, वीडियो को फ्यूज करके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था? When was the Freedom of Information Bill passed? सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया था? 2009, 2002, 2003 और लास्ट ऑप्शन है 2001। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। 2002 को सही कर देंगे। चलते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न पे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 क्या कहती है? व्हाट डज सेक्शन 31 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से? ऑप्शन 1 है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर सजा कैसे काटा जाएगा? क्या दंडादेश होगा? ये कोड निर्धारित करेगा कि एक ही विचारण में, कभी कभी क्या होता है, कोई अपराध करता है, कोई भी अपराध हो, यदि कोई अपराध करता है उस अपराधी के ऊपर 2 सेक्शन लग जाते हैं, 3 सेक्शन लग जाते हैं, जो कि एक ही विचारण में चलता रहता है। न्यायालय की कार्रवाई के दौरान, विचारण के दौरान जब सज़ा सुनाई, दोष सिद्ध होने पे जब सज़ा सुनाई जाती है, तो उस अपराध में एक ही विचारण में, यानी कि कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर सज़ा कैसे काटा जाएगा, वही क्या दंडादेश होगा, वो CRPC की सेक्शन 31 में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय की शक्तियाँ 31 में है नहीं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ 36 में है। CRPC की धारा आप 36 देखेंगे तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ दें। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, ये CRPC की धारा आपका ये 29 हो जाता है। 29 में मेंशन किया गया है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं वो 29 में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 को टिक कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों हमारे RPF के महानिदेशक महोदय द्वारा एक स्टैंडिंग आर्डर जारी किया जाता है, तो अब तक कितनी संख्या हो गई स्टैंडिंग आर्डर? टोटल कितने स्टैंडिंग आर्डर जारी किए जा चुके हैं? अब तक महानिदेशक RPF महोदय द्वारा कुल कितने स्थायी आदेश जारी किए जा चुके हैं? हाउ मैनी स्टैंडिंग आर्डर्स हैव बीन इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल RPF सो फार? 54, 56, 110, 101। दोस्तों तो अब तक स्टैंडिंग आर्डर टोटल 110 जारी किए जा चुके हैं। टोटल स्टैंडिंग आर्डर इज़ 110। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन में एक बेल का घंटी का निशान होगा, उसे ज़रूर दबाएं, ताकि कभी भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अपने दोस्तों में भी इसे आप लोग ज़रूर शेयर करें। 7वां प्रश्न है, किसी माल के हानि या नुकसान होने पर सबूत का भार किस पर होगा उल्लेखित है? इन केस ऑफ लॉस और डैमेज टू एनी गुड्स द बर्न ऑफ प्रूफ विल बी मैंशनड ऑन।
दोस्तों पहला ऑप्शन है रेलवे एक्ट की धारा 110 सेक्शन 110 ऑफ द रेलवे एक्ट। दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 125 सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 सेक्शन 100 ऑफ द एविडेंस एक्ट। लास्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 177 सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी। दोस्तों माल से संबंधित है तो आप बखूबी इसे टेकअप कर लिए होंगे कि ये रेलवे एक्ट से ही होगा। दोस्तों किसी के माल की नुकसान होती है, कोई मान लीजिए व्यापारी है, रेलवे में अपने माल की बुकिंग करता है, किसी सामान की बुकिंग, और वो नुकसान हो जाता है। कभी कभी माल क्या हो जाता है, व्यापारी का नुकसान हो जाता है। तो यही कह रहा है कि किस सेक्शन में, रेलवे एक्ट की धारा में है, तो रेलवे एक्ट की धारा में तो है, लेकिन किस धारा में है, यह धारा 110 में है। धारा 110 कहता है कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा। मान लीजिए किसी व्यापारी का माल नुकसान हो गया तो व्यापारी तो साबित करेगा, व्यापारी के ऊपर ही साबित करने का भार होगा कि उसके माल का नुकसान हुआ है, लेकिन ये साबित करने का भार नहीं होता है उसके ऊपर कि कैसे नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है। ये साबित करने का भार व्यापारी के ऊपर नहीं होता है, उसे सिर्फ ये साबित करना होता है कि हाँ उसका माल नुकसान हुआ है। तो ये रेलवे एक्ट की धारा 110 में है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है आरपीएफ नियम, ये रूल से है। आरपीएफ नियम 26 में उल्लेखित है। आरपीएफ इज मेंशन इन रूल 26। क्या निर्देशिक है, निर्देश देने की शक्ति, किसकी शक्ति, महानिदेशक महोदय की शक्ति। निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियाँ, पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल। रेल सुरक्षा से संबंधित महानिदेशक के उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर जनरल रिलेटिंग टू रेलवे सेफ्टी। तीसरा ऑप्शन है महानिदेशक की प्रशासनिक शक्तियाँ, और लास्ट ऑप्शन है निर्देश देने की शक्ति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा से संबंधित महानिदेशक महोदय के उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये मेंशन किया गया है आरपीएफ नियम के 26 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि निर्देश देने की महानिदेशक की शक्तियाँ वो 28 में है। चलते हैं दोस्तों अगले पे। प्रश्न संख्या 9 सुरक्षा न्यायालय को। दोस्तों यदि आप आरपीएफ में जॉब करते हैं तो सुरक्षा न्यायालय की गठित होती है, तो उसके संबंध में है कि सुरक्षा न्यायालय को तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी द पावर ऑफ इशू सर्च वारंट टू द सिक्योरिटी कोर्ट इज सेक्शन, यानी कि धारा 83, सेक्शन 87, धारा 87, और तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 93, धारा 93, और लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 101। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 93 है। सीआरपीसी में मेंशन भी है, सीआरपीसी जब सुरक्षा न्यायालय गठित होती है तो तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति सीआरपीसी की धारा 93 के तहत सुरक्षा न्यायालय को भी प्राप्त है। तो सेक्शन 93। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले दोस्तों आप सभी को ये हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ हमारे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पे जाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाएं। आरपीएफ रूल से एक रूल नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे वीडियो हमारे 10-10 क्वेश्चन के क्विज पड़े हुए हैं। आप इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, एक लिंक होगा जो कि गूगल फॉर्म के रूप में आपके ब्राउज़र में ओपन होगा। आप इस पेपर को हल करिए, 2-4 दिन के बाद हल करिए, चाहे अभी भी हल कर सकते हैं। इसे रीड करने के बाद, इसे देखने के बाद आप बखूबी उस क्विज को आप दे सकते हैं। ये ऐसा वीडियो फॉर्मेट मैंने बनाया है, थोड़ा समय लग जाता है ताकि इसका मैं साथ साथ में टेस्ट भी ले सकूं। आप अपने टेस्ट को अपने आप में स्कोर करें, स्कोर को देखें कितना स्कोर आया। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, अमानती घर में यदि अपना सामान रखने वाला समयावधि तक न आए तो सामान कहाँ जमा हो जाता है। इफ़ द पर्सन who keeps his her luggage does not come for a period of time when where is the goods stored। दोस्तों अमानती घर जो होता है उसमें हम लोग जमा करते हैं सामान, तो उसका एक समय अवधि होता है। तो उस समय अवधि के दौरान यदि कोई अपना सामान लेने न आया तो उसे कहाँ जमा किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, आरएमएस, ऑप्शन 2 माल गोदाम, ऑप्शन 3 एलपीओ, और ऑप्शन 4 है लास्ट जीपीओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एलपीओ में जमा हो जाता है। अगर वो समय अवधि के भीतर अपना सामान लेने पर्सन नहीं आया तो उसे एलपीओ में जमा कर देते हैं।
दोस्तों यहाँ बता देते हैं आप लोगों को LPO का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफिस। तो दोस्तों नमस्कार आप सभी दोस्तों का, आपने हमारे वीडियो को देखा। अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे अगले सेट पे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।